डुअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में घटना चक्र के लेखपाल प्रैक्टिस सेट से एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो है सुंदरबन। तो सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है और मैंग्रोव वनस्पति वे पौधे होते हैं जो खारे पानी समुद्र तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये पानी में भी जीवित रहते हैं, जड़ों का विशेष ढांचा होता है और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे सबसे ज्यादा है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर है, वहीं पे ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसी को दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी बोलते हैं, इसी को सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो इसमें जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी चीजें सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नुकसान न पहुंचाए, तो इसी को सतत विकास कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों ये सतत विकास से ही संबंधित है। सतत विकास में कुछ गोल्स भी हैं, जैसे 17 गोल्स हैं एसडीजी का, तो जिसको 2030 तक उसको प्राप्त करना है। उसी में गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता था? तो यह था पर्यावरण संरक्षण। तो यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा दिया जाता था। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो बेस्ट योगदान जो दिए हैं उन्हीं को ये वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यानी उसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो एक ऐसा वृक्ष है जिसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है, वो है यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस को कई कारणों से पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। तो इसमें यह बहुत अधिक पानी सोखता है, भूजल स्तर को कम करता है, इसके नीचे अन्य पौधे नहीं उग पाते। यह मोनोकल्चर एक ही प्रजाति को बढ़ावा देता है, जिससे जैव विविधता घटती है और मिट्टी की गुणवत्ता को भी यह खराब कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, तो इसमें से ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तो ग्लोबल वार्मिंग से जो बर्फ है, जहाँ मतलब जैसे ग्लेशियर हुआ या ध्रुवीय बर्फ है, ये सब पिघलती हैं, इससे समुद्र स्तर बढ़ता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कि समुद्र जल तल का बढ़ता है, तो ये सही है। जब ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ पे हिमनदी का पिघलना भी ये सही ऑप्शन आएगा। और इससे समुद्र का तापमान बढ़ने से कोरल अपना रंग खो देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का तापमान भी बढ़ेगा, तो इससे कोरल अपना रंग खो देते हैं और सफेद हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चारों जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो है जैवमंडल। तो जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। इसमें शामिल है वायु, जल, भूमि, यानी सभी पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर ही जैवमंडल का निर्माण करते हैं। तो इस जैवमंडल में ही ये स्थलमंडल, जलमंडल, ये सब आ गए इसी में। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा जैवमंडल, बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात किया है, तो ये 1972 में आया था। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था कानून, और ये 1972 में आया था। जो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 1973 में आया था। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। 29 जुलाई को टाइगर दिवस भी मनाया जाता है। और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये 1992 में आया था। और जैव विविधता अधिनियम जो है, ये 2002 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। जैव विविधता की सुरक्षा और उपयोग के लिए कानून बनाया गया था। तो इस हिसाब से सबसे पहले आएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो यहाँ पे पहला जी 1972 में, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, जैव विविधता एक्ट 2002। तो ये है 1, 3, 4 और 2। सबसे लास्ट में ये दूसरा जैव विविधता अधिनियम 2002। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण पूछा है जैव विविधता के कमी के लिए। तो यहाँ पे प्राकृतिक आवासीय विनाश ये मुख्य कारण होगा। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु और पौधों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जब प्राकृतिक आवास नष्ट होता है तो जंगल काटे जाते हैं जैसे, या शहरीकरण बढ़ता है और खेती उद्योग के लिए भूमि उपयोग बदलता है, तो इन सब से प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं उसके।
तो इससे जीवों के रहने का स्थान खत्म होता है और कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए यह सबसे बड़ा कारण यही है, प्राकृतिक आवासीय विनाश। और उसके अलावा ये सब भी कारण है, आवासीय प्रदूषण, अत्यधिक दोहन, विदेशज प्रजातियों का समावेश, ये सब भी है, लेकिन मुख्य कारण उसमें प्राकृतिक आवासीय विनाश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेयरी और स्टेपीज किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं? तो ये प्रेयरी और स्टेपीज ये दोनों घास के मैदान हैं। और जो प्रेयरीज है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, मुख्यतः ये यूएस में पाया जाता है। और जो स्टेपीज है, स्टेपीज जो है ये एशिया और यूरोप में पाया जाता है। ये दोनों घास के मैदान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में स्थित है। महाराष्ट्र के नागपुर में है ये। महाराष्ट्र कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र भी है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिलाएं। एक साइड में ये बांध लिखे हुए हैं और ये किस नदी पर स्थित है, इसको इससे मिलान करना है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये रिहंद नदी पर है और परीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर है। और गोविंद सागर बांध ये सतलज नदी पर है और जामिनी बांध ये जामनी नदी पर है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट मिलान है दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, डी का ये पहला जामनी नदी। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये परीक्षा बांध, ये बेतवा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक साइड में ये राज्य लिखे हैं और दूसरी साइड में ये तेल शोधक कारखाना लिखे हैं। तो जैसे गुजरात में जो तेल शोधक कारखाना है वह कोयली, और तमिलनाडु में है नागपट्टिनम ये तेल शोधक कारखाना है, और आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल शोधक कारखाना स्थित है, और असम में नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना, नुमालीगढ़ जो है ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से इसका मिलान करना है। एक साइड में ये सब जो अधिनियम है ये लिखा है, इनको कब लागू किया गया था, ये कब इम्प्लीमेंट हुए थे, तो ये सब इस साइड में वो सब वर्ष लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में ये आया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था, और जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे पहले जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में, उसके बाद जल के बाद वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आया था। इस प्रकार इसका जो करेक्ट है 1, 2, 3, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन उसको बोलते हैं। इकोटोन वह क्षेत्र होता है जहाँ दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय आपस में मिलते हैं। जैसे उदाहरण जंगल और घास का मैदान, ये एक जगह जहाँ मिलते हैं वहां पे वो इकोटोन क्षेत्र हो जाता है। जैसे नदी भूमि, समुद्र तट का मिलना, समुद्र और तट का मिलना, जैसे इनकी विशेषता यह है कि यहाँ पे दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां यहाँ मिलती हैं और जैव विविधता यहाँ पे अधिक होता है। इसे एज इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, जल आदि का जीव, पृथ्वी, रासायनिक, इन सब के माध्यम से चक्रण होता है उसमें, तो इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये एजेंडा 21, ये दोनों सही है, क्योंकि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था और यहीं पे एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था। और जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 है ये 1997 में हुआ था, क्योंकि 1992 के बाद 5 जोड़ दें तो 1997 होता है। यहाँ पे ये गलत है, कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं है, क्योंकि कार्बन व्यापार जो है ये जुड़ा है क्योटो प्रोटोकॉल से। 1997 में ये लागू किया गया था, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में आया था। इसका संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। इसके तहत सीएफसी को नियंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है तो इन सिटू संरक्षण द्वारा। तो इन सिटू संरक्षण वो होता है जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, तो इसे इन सिटू संरक्षण कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पे आनुवंशिक विविधता स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। और जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी दूसरे जगह पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सिटू संरक्षण बोलते हैं। जैसे चिड़ियाघर, बोटेनिकल गार्डन, ये सब एक्स सिटू संरक्षण में आते हैं। तो इसका आंसर होगा इन सिटू संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कहाँ पे अवस्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान भारत का प्रमुख पर्यावरण अनुसंधान संस्थान है। यह नागपुर में स्थित है। इसका मुख्यालय जो है नागपुर में है। इसका मुख्य कार्य है पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन करना, जल और वायु गुणवत्ता सुधार,
कचरा प्रबंधन तकनीक विकसित करना और पर्यावरण संरक्षण समाधान पर कार्य करना। तो इसका मुख्यालय था नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 जो है देश है और इसके सूची 2 में इसके राजधानी है। तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, और केन्या की राजधानी है नैरोबी, और नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। मोरक्को की राजधानी है रबात। ये मोरक्को वही है जहां से इब्न बतूता भारत में आया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा कि 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास जलधारा की प्रकृति कैसी है। तो अगुलहास जलधारा यह हिंद महासागर में प्रवाहित होती है और ये गर्म जलधारा है। यह जलधारा अफ्रीका के पूर्वी तट यानी दक्षिण अफ्रीका के पास बहती है। यह एक गर्म जलधारा है। यह अगुलहास जलधारा यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत की प्रमुख परमाणु विद्युत परियोजनाओं में से एक है। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है और ये समुद्र तट के पास बनाई गई है। और ये कुडनकुलम परियोजना ये रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो गंडक सिंचाई परियोजना में उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों ने मिलकर इसको विकसित किया है और ये गंडक नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका की एक प्राचीन जनजाति है जो शिकार और संग्रह पर निर्भर रहती है। जो यहाँ पे सहारा मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में है, तो यहाँ तुआरेग जनजाति पाई जाती है। और जो अरब मरुस्थल है यहाँ पे पश्चिम एशिया में यहाँ पे बेदू जनजाति पाई जाती है। गोबी मरुस्थल जिससे मंगोलिया और चीन संबंधित है, यहाँ पे मंगोलियन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, मुख्य रूप से इनका योगदान होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद कुछ गैसें सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी को गर्म बनाए रखती हैं, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसमें मुख्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये चारों गैसें जो है मुख्य गैस मानी जाती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इको मार्क पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। इको मार्क भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक प्रमाण चिन्ह है, ये उसका प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कोई उत्पाद पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है। तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन यह एक प्रसिद्ध वन संरक्षण आंदोलन था 1970 के दशक में उत्तराखंड जो उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था में शुरू हुआ था। और पारिस्थितिकी में स्थायी मितव्ययिता है, इसका मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों का संयमित और संतुलित उपयोग करना और पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास करना। यहाँ पे लोग जो है पेड़ से चिपक जाते हैं वन कटाई को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो है फाइटोप्लैंक्टन्स। प्राथमिक उत्पाद वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इन सबको प्राथमिक उत्पाद की श्रेणी में रखा जाता है। और जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये सूक्ष्म जीव पौधे नुमा जीव होते हैं, समुद्र की सतह पर तैरते हैं और सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। ये समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है।